अगली सुबह आकृति इस वक्त नींद में थी, लेकिन उसके कानों में हल्की हल्की किसी के फुसफुसाने की आवाजें आ रही थी। उसने जैसे अपनी आंखें खोलकर अपनी नजरें कमरे के चारों तरफ घुमाई तो उसे कमरे के दूसरे कोने में ही सोफे पर बैठे रणविजय और मोनिका दिखाई दिए। मोनिका को देखकर आकृति के हाव भाव फिर से बदल चुके थे। तभी आकृति मन में ये छिपकली फिर से आ गई। लगता है ये पीछा नहीं छोड़ेगी। ये कहते ही आकृति रणविजय के चेहरे की तरफ देखती है। वह फिर से अपने मन में, इन्हें भी तो देखो, कितना प्यार आ रहा है उस मोनिका पर। ये उस मोनिका के साथ कैसे हंस हंस कर बातें कर रहे हैं। जब इतनी अच्छी लगती थी तो सच में इसी से शादी कर लेते। वैसे लोग तो इनके बारे में कहते हैं ये बहुत ही कठोर है, इन्हें फ्लर्टिंग करना भी नहीं आता, लेकिन मोनिका के साथ तो देखो सरेआम फ्लर्टिंग कर रहे हैं। आकृति बैठकर यही कुछ सोच रही थी कि तभी रणविजय आकृति के चेहरे की तरफ देखते हुए, गुड मॉर्निंग डार्लिंग, जल्दी से फ्रेश हो जाओ और आकर नाश्ता कर लो। ये सुनते ही आकृति अपने मन में, दूसरों के सामने तो देखो कितने प्यार से बातें करे हैं, लेकिन मुझे पता है कि मेरा और इनका क्या रिश्ता है। यह कहते ही आकृति बिस्तर से उठकर सीधा वॉशरूम के लिए चली जाती है। दूसरी तरफ मोनिका ये देखते हुए, रणविजय, क्या देखकर तुमने इस आकृति से शादी की है? तभी रणविजय ये सुनते ही आंखें बड़ी कर लेता है। मोनिका अपनी बात को ठीक करते हुए, मेरा मतलब यह है कि इसके हाव भाव मुझे कुछ ठीक नहीं लगते। तुम दोनों के बीच मुझे कोई प्यार भी नजर नहीं आता। तुम जानते हो ना, मैं तुम्हें बचपन से जानती हूँ, इसी वजह से ये बात कह रही हूँ। ये कहते ही मोनिका रणविजय का हाथ कसकर पकड़ लेती है और फिर अपनी बात को कंप्लीट करते हुए धीमी वॉइस में, अगर कोई बात है तो तुम मुझे बता सकते हो। ये कहती ही वह रणविजय की आंखों में देखने लगती है। दूसरी तरफ रणविजय मोनिका का हाथ अपने हाथों से हटाते हुए, थैंक्स फॉर कंसर्न मोनिका, लेकिन हाँ, तुम जो सोच रही हो वह सही है। ये सुनते ही मोनिका, लेकिन तुमने शादी क्यों की? तभी रणविजय, और मैं क्या करता, तुम जानती हो ना दादू को, पिछले 10 सालों से मेरे पीछे लगे हुए हैं। वो मुझे शादी करने के लिए फोर्स करते हैं और अब तक उन्होंने मेरे लिए कितनी लड़कियां भी देख ली हैं और मैं उन लड़कियों को रिजेक्ट भी कर चुका हूँ। लेकिन इस बार उन्होंने साफ कह दिया था अगर मैंने उनकी बात ना मानी तो वो ये सारी प्रॉपर्टी चैरिटी में डोनेट कर देंगे। और तुम ये जानती हो ना, मैंने अपने बिजनेस को चलाने के लिए कितनी मेहनत की है। मेरा काम ही मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी है और मैं उसे खोने नहीं दे सकता था। इसी वजह से मैंने आकृति से शादी की और शादी में हम दोनों ने सिर्फ 2 महीने का वक्त लिया है। ये सुनते ही मोनिका, 2 महीने का वक्त? मैं कुछ समझी नहीं। तभी रणविजय, अगर इन 2 महीनों में आकृति को ठीक लगा तो वह इस शादी को कंटिन्यू करेगी, अगर नहीं तो हम डिवोर्स ले लेंगे। ये सारी बात सुनने के बाद मोनिका अंदर ही अंदर खुश होने लगती है। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। तभी मोनिका अपने मन में, कोई बात नहीं रणविजय, मैं शादी को जल्द ही खत्म करवा दूंगी। तुम्हें झूठी शादी को कैरी करने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद तुम्हारा डिवोर्स हो जाएगा तो मैं तुमसे शादी कर लूंगी। ये सोचते ही मोनिका अपने ख्यालों में गुम हो जाती है कि तभी रणविजय मोनिका की तरफ देखते हुए, मोनिका, तुम सुन तो रही हो ना? तभी मोनिका, हाँ रणविजय, मैं सुन रही हूँ, मुझे सब कुछ समझ आ चुका है, तुम उसकी चिंता बिल्कुल भी मत करो, मैं ये बात किसी को भी नहीं बताऊंगी। ये कहते ही अगले पल मोनिका रणविजय को हक कर लेती है। रणविजय मोनिका एक दूसरे को हक करे थे कि उसी वक्त आकृति वॉशरूम से बाहर आती है और यह देखकर उसकी आंखें बेहद गुस्से से भर जाती है। तभी आकृति रणविजय की तरफ बढ़ते हुए, क्या बात है, दोनों बेस्ट फ्रेंड बड़े ही खुश लग रहे हैं, मुझे भी बताएं क्या बात है? तभी मोनिका आकृति की तरफ देखते हुए, हाँ, आखिरकार रणविजय मेरा ही है। यह कहते मोनिका के फेस पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ जाती है। तभी मोनिका तुरंत बात को ठीक करते हुए, कुछ नहीं, हम दोनों बस आज शाम को डांस बार जाने वाले हैं। यह कहते ही मोनिका रणविजय की तरफ इशारा करती है। ये सुनते ही आकृति, लेकिन रणविजय जी तो ज्यादातर अपने ऑफिस के काम में बिजी रहते हैं, उनके पास तो टाइम नहीं रहता ये पार्टी शार्टी करने का। तभी रणविजय आकृति की तरफ देखते हुए, हाँ आकृति, तुम सही कह रही हो, लेकिन इस वक्त मेरी बेस्ट फ्रेंड मोनिका यहाँ पर है, उसे कंपनी तो देनी ही पड़ेगी ना। ये सुनते ही मोनिका के फेस पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है। तभी आकृति कुछ कहने वाली थी कि तभी उसके फोन पर समीर की कॉल आनी शुरू हो जाती है। वह अपना फोन लेकर बालकनी की तरफ अपने कदम बढ़ा देती है। दूसरी तरफ मोनिका भी रणविजय को बाय बोलकर वहां से चली जाती है कि तभी रणविजय अपने मन में, आखिर इतनी सुबह सुबह कौन कर रहा है इसे कॉल, और जिसकी भी कॉल थी उसे देखकर इसके हाव भाव क्यों बदल गए? शक्ल देखकर ऐसा तो नहीं लग रहा था कि कोई काम का कॉल आया होगा। दूसरी तरफ आकृति समीर की कॉल पिक करते हुए, हाँ बोलो समीर। तभी समीर, आकृति, मैं तुम्हें कितनी बार कॉल कर चुका हूँ लेकिन तुम मेरे कॉल का कोई आंसर नहीं दे रही, और तुमने अपने 80% शेयर वापस क्यों लिए है? तुमने मुझे इस बारे में कोई बात नहीं बताई, ये कंपनी तो तुम्हारी ही है। तभी आकृति अपने चेहरे पर स्माइल लिए, समीर, एक्चुअली मेरी आंटी थी जिसे कैंसर हो चुका था और उनके इलाज के लिए मुझे बहुत पैसों की जरूरत थी,
तुम्हें पता है ना, मैं इतने सालों से दिन रात काम की हूँ, लेकिन मैंने अपने पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं रखी। लेकिन आंटी के इलाज के लिए मुझे उस दिन पैसों की जरूरत पड़ी, तो मैंने तुम्हें कितनी बार कॉल की, लेकिन तुम्हारा नंबर नहीं लग रहा था। इसी वजह से मैंने मजबूरन अपने शर्ट्स वापस ले लिए। ये सुनते ही समीर, मुझे आज आकृति की बातों में झूठ क्यों नजर आ रहा है? ऐसा लग रहा है कि वो मुझे बहला रही है। नहीं नहीं, वो तो मुझे पागलों की तरह चाहती है। वो तो कभी भी ऐसा नहीं कर सकती। तभी दूसरी तरफ से, आकृति, मैं तुमसे ऑफिस में आकर बात करती हूँ। यह कहते ही आकृति तुरंत फोन कट कर देती है और जैसे वे मुड़ने वाली थी कि वह रणविजय से टकरा जाती है। तभी रणविजय, लगता है तुम बहुत जल्दी में हो, शायद तुम्हारे बॉयफ्रेंड की तुम्हें कॉल आई होगी। ये सुनते ही आकृति, हाँ, मेरा बॉयफ्रेंड भी है, लेकिन उससे आपको क्या लेना देना? आप भी तो मोनिका के साथ पार्टी में जा रहे हैं, तो जाइए, आपको कौन रोक रहा है? ये कहते ही आकृति जैसे आगे बढ़ने लगती है कि तभी रणविजय उसका हाथ पकड़कर उसे सीधा अपने करीब खींच लेता है और उसकी कमर पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए तभी रणविजय आकृति की आंखों में देखते हुए, देखो, हमारी शादी सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट है। अगर हम दोनों को अच्छा लगेगा तो हम दोनों ही रिश्ते में रहेंगे, यू नो ना। तभी आकृति, आई नो वेरी वेल, तभी तो मैंने आपको रोका नहीं। आपकी लाइफ है, आप जो मर्जी करे, वैसे ही मुझे भी करने दीजिए। वैसे भी मुझे जो हालात नजर आ रहे हैं, उससे तो मुझे खुद को नहीं लगता कि मैं इस रिश्ते को आगे बढ़ा पाऊंगी। ये सुनते ही रणविजय अपनी आंखें बंद कर लेता है। इस वक्त उसकी आंखों में बेहद गुस्सा था। कुछ देर बाद रणविजय जैसे अपनी आंखें खोलता है तो इस वक्त उसकी आंखें पूरी लाल हो चुकी थी। आकृति उसकी आंखों में देखकर साफ समझ सकती थी कि रणविजय को इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा है। तभी रणविजय आकृति की कमर पर अपनी पकड़ ढीली करते हुए, ठीक है, जाओ, तुम्हें जहां भी जाना हो, जो करना है करो, लेकिन याद रखना, 2 महीने के लिए ही सही, लेकिन तुम मेरी वाइफ हो, तुम्हारे साथ मेरा नाम जुड़ा हुआ है। ऐसा कोई काम मत करना जिससे मेरे परिवार वालों को शर्मिंदगी उठानी पड़े। यह कहते ही रणविजय तुरंत वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद आकृति तैयार होकर जैसे नीचे हॉल में जाती है तो देखती है कि रणविजय इस वक्त वहां पर नहीं था। तभी प्रिया जी आकृति की तरफ बढ़ते हुए, आओ बेटी, पहले नाश्ता कर लो। तभी आकृति, नहीं मॉम, लेट हो रहा है, इसलिए मैं जा रही हूँ, मैं बाहर नाश्ता कर लूंगी। तभी आकृति अपनी नजरें इधर उधर घुमाते हुए, वैसे मॉम, क्या रणविजय ऑफिस के लिए निकल चुके हैं? ये सुनते ही प्रिया जी, हाँ बेटी, वो तो कब का जा चुका है, लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो? क्या तुम दोनों के बीच झगड़ा हुआ है? ये सुनते ही आकृति, नहीं मॉम, ऐसी बात नहीं है, मैं थोड़ा लेट उठी थी, इसलिए। ये कहते ही आकृति के फोन पर किसी की कॉल आनी शुरू हो जाती है। आकृति कॉल को देखते हुए, ठीक है मॉम, मैं चलती हूँ, लेट हो चुकी हूँ। ये कहते ही वो वहां से निकल जाती है। दूसरी तरफ राठौर इंडस्ट्री, रणविजय ऑफिस की चेयर पर बैठा हुआ था। तभी मिस्टर किशोर जी केबिन का डोर नॉक करते हुए अंदर एंटर करते हैं। तभी किशोर जी, सर, आपने मुझे मैम के बारे में डिटेल निकलवाने के लिए कहा था। तभी रणविजय, ये सुनते ही, हाँ बताओ, अब क्या ब्रेकिंग न्यूज लेकर आए हो? किशोर जी, ब्रेकिंग न्यूज नहीं सर, ये तो ब्रेकिंग न्यूज से भी ज्यादा बढ़कर है। ये सुनते ही रणविजय गुस्से से किशोर की तरफ देखते हुए, मिस्टर किशोर, आप अपने काम पर ज्यादा ध्यान दीजिए। तभी किशोर जी, सॉरी सर, मिस्टर समीर मेहरा और मैम का रिलेशन पिछले 10 सालों से चल रहा है, लेकिन कमाल की बात है, उन्होंने आज तक अपने रिलेशन को दुनिया से छुपा कर रखा है। इसका क्या रीजन है, ये किसी को मालूम नहीं। इन्हीं के कुछ फ्रेंड सर्कल से हमें यह भी पता चला है कि ये दोनों शादी करने वाले थे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, किसी को कुछ मालूम नहीं। ये सुनते ही रणविजय अपनी चेयर से खड़ा हो जाता है। वह धीमी सी आवाज में, तो माई स्वीट डार्लिंग, तुमने इतना कुछ मुझसे छुपा कर रखा है, अमेजिंग। मैं तो तुम्हें इनोसेंट समझता था, लेकिन तुम तो। ये कहते रणविजय अपने हाथों की मुट्ठी बना लेता है। तभी रणविजय किशोर जी की तरफ देखते हुए, इनकी शादी ना होने का कारण जल्द से जल्द पता करो, मुझे जानना है। ये सुनते मिस्टर किशोर जी, ओके सर। ये कहते हुए तुरंत वहां केबिन से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ आकृति समीर मेहरा के ऑफिस के अंदर जैसे एंटर करने वाली थी कि उसे बाहर से कुछ आवाजें आती है। वह धीरे से उन आवाजों को सुनने की कोशिश करती है कि तभी केबिन के अंदर से सिया समीर के बालों में हाथ फेरते हुए, माई हबी, अब आगे क्या करने वाले हो? कितने दिनों से काम नहीं चल रहा, कितनी कंपनियां हमें कॉल कर चुकी है और सारे के सारे आकृति के बारे में ही पूछ रहे हैं। तभी समीर, ये सुनते ही, पता नहीं सिया, ये आकृति के बारे में मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये करना क्या चाह रही है? कंपनी के सारे शेयर्स इसने वापस ले लिए, ऊपर से कोई शूट पर भी नहीं जा रही। अगर यूं ही ऐसा चलता रहा तो जल्द ही हमारी कंपनी डूब भी सकती है। ये सुनते ही तुरंत आकृति कमरे के अंदर एंटर करती है। आकृति को देखते ही समीर और सिया दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तभी सिया बात को घुमाते हुए, सर, आपको सारी डिटेल्स दे दी गई है, अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए आप मुझे बता दीजिएगा। ये कहती वह तुरंत वहां से चली जाती है। आकृति को समझ में आ चुका था कि सिया वहां पर नाटक कर रही है, लेकिन आकृति अब बेवकूफ नहीं थी जो इन बातों को समझ ना पाए। तभी आकृति समीर के पास आते हुए,
कुछ कहने वाली थी कि तभी समीर अगले ही पल आकृति को पकड़कर सीधा अपने गले लगा लेता है। आकृति मन में, कर लो जितना नाटक कर सकते हो, लेकिन अब मैं तुम्हारी चिकनी चुकनी बातों में नहीं आने वाली। वह समीर की पीठ पर अपना हाथ रख देती है, जिससे समीर को लगे कि आकृति अब भी समीर को चाहती है। तभी समीर धीमी वॉइस में, माई स्वीट हार्ट, तुम इतने दिनों से कहाँ थी? मैंने तुम्हें कितना याद किया। मुझे लगा कि उस दिन के बाद से तुम नाराज हो। यह कहते ही वह समीर आकृति से दूर होते हुए, उस दिन मैंने शादी करने से इनकार कर दिया था, लेकिन सच में स्वीटहार्ट, मॉम की तबीयत ठीक नहीं थी। उन्हें अचानक ही पैनिक अटैक आ चुका था। तुम जानती हो ना, मैं अपनी मॉम से कितना प्यार करता हूँ। ये सुनते ही आकृति, आई नो समीर, इसी वजह से मैं यहाँ पर हूँ। तभी समीर, लेकिन तुमने बिना पूछे कंपनी के 80% शेयर वापस ले लिए। तभी आकृति समीर को देखते हुए, समीर, आज तक तो कभी भी हमारे बीच पैसों की बात नहीं हुई, तो अब क्यों कर रहे हो? ये सुनते ही समीर समझ चुका था कि अगर उसने इस बारे में और बात की तो आकृति को शक हो जाएगा। इसी वजह से वह बात को घुमाते हुए, नहीं नहीं डार्लिंग, ऐसी बात नहीं है। कंपनी में बैकअप पैसा भी रखना पड़ता है, ताकि कभी भी कोई जरूरत पड़े तो परेशानी ना आए। ये सुनते ही आकृति, तुम्हें 10 सालों में कितनी बार पैसा विड्रॉ कर चुके हो, और तुमने मुझे कहा था कि तुम कहीं और इन्वेस्ट कर रहे हो, जिससे कि पैसा डबल हो सके। अगर तुम्हें जरूरत पड़ेगी तो तुम वहां से ले लेना। ये सुनते समीर अब चुप हो चुका था, क्योंकि उसके पास अब बोलने के लायक और झूठ बिल्कुल भी नहीं बचा था। तभी आकृति समीर का हाथ कसकर पकड़ लेती है। वह धीमी वॉइस में, काफी दिनों से काम कर लिया है, अब कुछ दिन के लिए रेस्ट चाहिए। तुम और मैं कहीं घूमने के लिए चलते हैं। ये सुनते ही समीर के हाव भाव बदल जाते हैं। वह अपने मन में, अगर मैं इसके साथ गया तो सिया तो मुझे जान से मार देगी, लेकिन अब मैं क्या बहाना बनाऊं, यह तो मेरे पीछे पड़ गई है। तभी समीर, वो एक्चुअली स्वीट, मुझे एक अर्जेंट काम है। मुझे अगर तुम पहले बोलती तो मैं तुम्हारे साथ जरूर चलता। दूसरी तरफ आकृति अपने मन में, मुझे पता था कि तुम यही कहने वाले हो। वैसे भी तुम्हारे साथ जाना कौन पसंद करेगा? तुम एक धोखेबाज इंसान हो। ये कहते ही उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आती है। वह समीर की तरफ देखते हुए, कोई बात नहीं, यह कहते हुए अपना उदास सा चेहरा बनाने लगती है। तुम कुछ दिन के लिए अकेले ही बाहर कहीं घूमने के लिए चली जाओ। तभी आकृति, लेकिन तुमने तो कहा है कि मेरा बैक टू बैक शूट है, मुझे काम पर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। आकृति की बात सुनते ही समीर, हाँ आकृति, लेकिन तुम उसकी चिंता बिल्कुल मत करो, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा। अगर तुम्हारा घूमने का मन है तो तुम जाओ, एंजॉय करो। ये सुनते ही आकृति समीर के तुरंत गले लग जाती है। वह धीमी वॉइस में, तुम मेरे लिए सबसे बेस्ट हो। ये सुनते ही समीर के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ जाती है, लेकिन दूसरी तरफ इन सबसे अनजान आकृति को बिल्कुल भी ये अंदाजा नहीं होता कि कोई उन दोनों की छुप छुप कर फोटो ले रहा था। कुछ देर बाद आकृति वहां से अपने शूट के लिए निकल जाती है। वह रास्ते में अपने मैनेजर से बात करते हुए, आप जल्द से जल्द बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ आप टाई अप करिए कि हम किसी भी कंपनी के साथ इन्वॉल्व नहीं हैं, हम डायरेक्ट काम कर रहे हैं। ये सुनते ही आकृति का मैनेजर, ओके मैम, अब ऐसा ही होगा जैसा आप कह रही हैं। ये कहते हुए तुरंत फोन कट कर देता है। दूसरी तरफ समीर के ऑफिस में सिया समीर एक दूसरे से बात कर रहे थे। सिया समीर पर गुस्सा करते हुए, वह तुम्हें कैसे छू सकती है? मुझे उस आकृति को देखकर बहुत गुस्सा आता है जब भी वह तुम्हारे करीब आती है। ये सुनते ही समीर, रिलैक्स सिया, हमें अब शांति से काम करना पड़ेगा। ये सुनते सिया, क्या और शांति से काम करना है? वो आकृति अपना काम कंटिन्यू नहीं कर रही। दूसरी तरफ तुमने उसे इतने दिनों की छुट्टी दे दी है। ये सुनते ही समीर, अगर मैं यह ना करता तो आकृति को मुझ पर शक हो जाता। बेबी, आज तो मैं पकड़ा ही जाने वाला था। मैं ज्यादा आकृति से इन सब बारे में बात नहीं कर सकता। वैसे भी ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुमने ही उस दिन मुझे मना किया कि आकृति से शादी करने को। अगर मैं आकृति से शादी कर लेता तो आज ऐसा कुछ ना होता। तभी सिया समीर की तरफ देखते हुए, अच्छा तो फिर मेरा क्या होता? तभी समीर, आकृति को सब लोग बेशक मेरी पत्नी के नाम से जानते, बेशक सब लोग उसे मेरी पत्नी के नाम से जानते, लेकिन मैं तो उसे अपनी पत्नी बनाकर दिन रात काम करवाने वाला था और हम दोनों बैठकर एंजॉय करते। लेकिन तुमने ही सारे किए किराए पर पानी फेर दिया। अब बैठकर भुगतो। आकृति का मन नहीं होता तो हम उससे कुछ भी नहीं करवा सकते। ज्यादा फोर्स किया तो वह शायद कंपनी को भी छोड़कर जा सकती है। दूसरी तरफ आकृति अपने फोन को बार बार चेक करी थी। उसे कहीं ना कहीं रणविजय की याद आ रही थी। वह अपने मन में, मुझे इनकी याद क्यों आ रही है? मुझे एक अजीब सा एहसास हो रहा है। सुबह वह बिना बताए घर से चले भी गए, लेकिन अभी तक उन्होंने मुझे कोई कॉल भी नहीं की। कहीं मुझसे गुस्सा तो नहीं है? लेकिन गुस्सा तो मुझे आना चाहिए। यह हर वक्त उस चिपकली के साथ चिपके रहते हैं। जब से वो मोनिका आई है उसके बाद से तो ये बदल चुके हैं, और आज तो ये उस चिपकली के साथ पार्टी में भी जाने वाले हैं। ये सोचते आकृति की आंखों में बेहद गुस्सा भर जाता है। करीब रात के 9 बजे आकृति इस वक्त टैक्सी में बैठी हुई थी। वह राठौर पैलेस की तरफ जा रही थी। वह अपने फोन की तरफ देखते हुए, ये तो चले गए होंगे पार्टी में। आज मैं इतनी लेट हो चुकी हूँ, लेकिन फिर भी इन्होंने एक बार भी फोन करके मुझे पूछा नहीं। वैसे भी
ये मुझे पूछेंगे क्यों? मैं तो सिर्फ इनकी नाम की पत्नी हूँ। ये कहते ही आकृति के हाव भाव बदल जाते हैं। करीब आधे घंटे के बाद आकृति अपना चेहरा लटकाते हुए घर के अंदर एंटर करते ही सीधा अपने कमरे में चली जाती है। हालांकि वह नीचे हॉल में किसी से बात नहीं करती। इस वक्त आकृति का मूड बहुत ही ज्यादा ऑफ था। कमरे में जाते ही सीधा वह बिस्तर पर लेट जाती है। तो फाइनली आप चले गए हैं, लेकिन मैं क्यों इतना सोच रही हूँ? मुझे इन सब के बारे में नहीं सोचना चाहिए। ये कहते ही आकृति अपना ध्यान इधर उधर करने लगती है। वैसे भी दोनों इतने सालों से एक दूसरे को जानते हैं, बचपन के दोस्त रहे हैं। क्या पता दोनों को एक दूसरे से प्यार भी हो जाए। ये सोचते हुए आकृति सीधा वॉशरूम में चली जाती है। कुछ देर बाद आकृति अपने रूम में बैठकर एक नॉवल पढ़नी स्टार्ट कर देती है कि तभी उसके कमरे में पूजा एंटर करती है। पूजा को देखती है आकृति, आओ पूजा, बाहर क्यों खड़ी हो? ये सुनते ही पूजा सीधा आकृति के पास जाकर बैठ जाती है। तभी पूजा, मुझे पता था भाभी आप भी अकेले बोर होती होंगी, मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको कंपनी दे दूं। ये सुनते ही आकृति, तो मेरी ननंद को मेरी चिंता हो रही है। ये सुनते ही पूजा, हाँ भाभी, आप मेरी इकलौती भाभी हो तो आपकी चिंता नहीं करूंगी तो किसकी करूंगी? वैसे भी आज उस मोनिका ने मेरे कमरे पर अपना कब्जा मार लिया है, कब से बैठकर बातें किए जा रही है। तभी आकृति आंखें बड़ी करते हुए, मोनिका तुम्हारे रूम में है? तभी पूजा, हाँ भाभी, मोनिका मेरे ही रूम में है। पिछले 3 घंटे से वह बैठकर भाई का गुस्सा मुझ पर निकाल रही है। तभी आकृति पूजा की तरफ देखते हुए, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा पूजा, तुम क्या बोल रही हो, सही से बताओ। तभी पूजा, भाभी आपको पता नहीं है क्या, भाई अभी तक घर पर नहीं आए। मोनिका और भाई आज पार्टी में जाने वाले थे, लेकिन रणविजय भाई ने लास्ट मोमेंट पर मोनिका को कहा कि वह किसी काम में फंस चुके हैं, इसी वजह से आज वह नहीं आ सकते। उसके बाद मोनिका ज्वालामुखी की तरह उबलना शुरू हो चुकी है। ये सारी बातें सुनकर आकृति के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। वो पूजा को गले लगाते हुए, ये सुनते ही आकृति, वाह पूजा, तुमने मुझे क्या ही न्यूज़ दी है, मैं बेहद खुश हो चुकी हूँ। पूजा, ये सुनते ही भाभी, इसमें खुशी होने वाली क्या बात है? तभी आकृति पूजा को, मैं कुछ देर बाद में आती हूँ, तुम यहीं बैठी रहो। ये कहती हुए अपना फोन लेकर सीधा बालकनी में चली जाती है। आकृति बालकनी में जाकर, अगर आप उसके साथ नहीं गए तो फिर कहाँ पर हैं आप? अभी तक घर पर क्यों नहीं आए? ये कहते हुए तुरंत फोन लगाना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ रणविजय इस वक्त अपने दोस्त के साथ एक पब में था। इस वक्त उसके फोन पर आकृति की कॉल आ रही थी, लेकिन वो उस कॉल का कोई जवाब नहीं दे रहा था। तभी वह अपने मन में, शादी के बाद भी तुम अपने बॉयफ्रेंड से छुप छुप कर मिल रही हो, मैंने पहले ही कहा था लॉयल रहना, लेकिन नहीं। ये कहते अगले पल रणविजय समीर और आकृति की फोटो देखना शुरू कर देता है, जिसमें आकृति समीर के कंधे पर अपना हाथ रखी हुई थी और दोनों एक दूसरे को गले लगाए हुए थे, जिससे दिखने में साफ पता चल रहा था कि दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं। तभी रणविजय, अगर मैं तुम्हारे बारे में पता ना लगवाता तो शायद मुझे यह ना पता चलता कि तुम समीर से प्यार करती हो। यह कहते ही वह अपना फोन साइड में रख देता है। दूसरी तरफ आकृति रणविजय की कॉल का इंतजार कर रही थी, लेकिन रणविजय ने उसे कॉल बैक बिल्कुल भी नहीं किया था। आकृति अपने मन में, लगता है ये मुझसे गुस्सा है, सुबह मैंने इनसे गुस्से में बात की थी। ये कहती हुए अपने फोन में रणविजय और उसकी शादी की तस्वीरें देखने लगती है। कुछ देर बाद ही आकृति की आंख लग जाती है। करीब 2 घंटे के बाद रणविजय कमरे के अंदर जैसे एंटर करता है तो वह देखता है कि आकृति इस वक्त बेड के साथ पीठ लगाए सो रही थी, जिससे साफ पता चल रहा था कि वह बैठे बैठे ही आकृति की आंख लग चुकी है। तभी रणविजय जैसे ही आकृति के बेहद नजदीक जाता है तो देखता है कि आकृति के फोन में रणविजय और आकृति की शादी की तस्वीरें थी। वह उन तस्वीर को देखते हुए, पछता रही होगी तुम मुझसे शादी करके, इसी वजह से तुम ये तस्वीर देख रही होगी। ये कहते ही रणविजय अपने कदम मोड़ने वाला था कि तभी आकृति उसका हाथ कसकर पकड़ लेती है। आकृति रणविजय की तरफ देखते हुए, आप कब आए? मैंने आपको कितनी बार कॉल की, लेकिन आपने मेरी कॉल का कोई आंसर नहीं दिया। तभी रणविजय आकृति से अपना हाथ छुड़ाते हुए, तुम्हें मेरे लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये कहते ही रणविजय जैसे आगे बढ़ने लगता है कि तभी आकृति रणविजय के सामने खड़ी हो जाती है। रणविजय की तरफ देखते हुए, आप अभी भी मुझ पर गुस्सा हैं? ये सुनते ही रणविजय की आंखों में आकृति और समीर की तस्वीरें सामने आने लगती है। वह आकृति से 2 कदम पीछे होते हुए धीमी वॉइस में, गुस्सा, वह भी मैं? आखिर मैं तुम्हारे लिए हूँ क्या? मैं कौन हूँ? मैं कुछ भी नहीं हूँ। ये सुनते आकृति, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? तभी रणविजय आकृति की बातों का जवाब ना देते हुए सीधा वॉशरूम की तरफ चला जाता है। आकृति ये देखकर आकृति को बहुत गुस्सा आता है। वह गुस्से में, एक तो मैं कब से परेशान हो रही हूँ, ऊपर से अब जाकर सामने बात कर रही हूँ, मनाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये मुझ पर ही अपना गुस्सा दिखाकर चले गए। जब इन्हें गुस्सा आएगा तो ये अपना गुस्सा जाहिर कर लेते हैं, मेरा क्या, मैं भी अपना गुस्सा जाहिर करके ही रहूंगी। ये कहते हुए तुरंत बिना नॉक किए वॉशरूम के अंदर एंटर करती है। इस वक्त रणविजय शावर के नीचे खड़ा था और वह शर्टलेस था। वह आकृति को देखते हुए, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तभी आकृति रणविजय के बेहद करीब आ जाती है और इस वक्त दोनों के ऊपर ही शावर का पानी गिर रहा था।
रणविजय की आंखों में देखते हुए, आपको क्या हुआ है? मैं आपसे कब से बात करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन आप अपना मुंह फुलाकर हैं। तभी रणविजय आकृति से दूर होते हुए जैसे ही टॉवल पकड़कर वॉशरूम से बाहर जाने लगता है कि तभी आकृति रणविजय का हाथ पकड़कर उसे शावर के नीचे कर देती है। वह रणविजय की तरफ देखते हुए, आपको मेरी बात का जवाब देना ही पड़ेगा, तभी आप यहाँ से जा सकते हैं। ये सुनते ही रणविजय गुस्से से अपनी आंखें बंद कर लेता है। कुछ देर बाद रणविजय गुस्से भरी आवाज में, तुम्हें एक बात समझ में नहीं आती कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी। हमारी शादी सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। ये तुमने आज सुबह ही बात कही, तो फिर अब क्यों तुम इतना सोच रही हो? इन 2 महीनों में तुम्हें जैसे लाइफ एंजॉय करनी है तुम कर सकती हो, किसी के साथ भी। यह कहते रणविजय अपने हाथों की मुट्ठी बना लेता है। तभी आकृति, हम पति पत्नी है ना, तो उस पत्नी के हक से ही मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आखिर हुआ क्या है। यह कहते ही आकृति रणविजय के कंधे पर अपनी दोनों बाहें डाल लेती है। वह धीमी वॉइस में, क्या आप मुझसे दूर भागना चाह रहे हैं? आकृति को अपने से दूर करने की कोशिश करता है रणविजय, लेकिन आकृति ने रणविजय के कंधे पर अपनी पकड़ मजबूत कर दी थी। तभी आकृति, एक बार आपने अपना गुस्सा जाहिर किया था इसी तरीके से, और अब मैं अपना गुस्सा जाहिर कर रही हूँ। यह कहते ही वह रणविजय के होठों पर तुरंत अपने होठ टिका देती है। आकृति रणविजय को बेहिसाब किस करनी शुरू कर देती है। धीरे धीरे आकृति की किस रणविजय भी अपना कंट्रोल खोने लगता है और वो भी आकृति को किस बैक करना शुरू कर देता है। अब दोनों ही एक दूसरे को डीपली किस करने शुरू कर देते हैं। रणविजय ने आकृति की कमर पर अब अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी, तो दूसरी तरफ से आकृति ने भी रणविजय की पीठ को कसकर पकड़ लिया था। तभी रणविजय किस करते हुए आकृति को बाइट करना भी स्टार्ट कर देता है। धीरे धीरे रणविजय आकृति को पकड़कर सीधा दीवार के साथ लगा देता है और आकृति की गर्दन पर किस करना शुरू कर देता है। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे में समाने लगते हैं, लेकिन कुछ देर बाद रणविजय आकृति के पेट की तरफ अपना हाथ बढ़ाने लगता है कि तभी उसे फिर से समीर और आकृति की तस्वीर याद आने लगती है, जिसे सोचते उसे फिर से बेहद गुस्सा आ जाता है। वह तुरंत आकृति से दूर होता है, जिसे देखकर आकृति धीमी वॉइस में, क्या हुआ है? तब आप पीछे क्यों हट गए? तभी रणविजय, हमें अब और आगे नहीं बढ़ना चाहिए। ये कहते वह तुरंत वॉशरूम से बाहर निकल जाता है। आकृति अपने मन में, ये मुझे क्या हो रहा है? मैं रणविजय की तरफ क्यों खींचती चली जा रही हूँ? रणविजय के नजदीक जाते मैं अपने होश क्यों खो बैठने लगी हूँ? ये कहते ही वो कुछ देर बाद वॉशरूम से बाहर निकल जाती है। दूसरी तरफ मोनिका रणविजय के कमरे के बाहर छुपकर उन दोनों को देख रही थी। वह अपने मन में, आकृति मैं तुम्हें रणविजय की लाइफ से हमेशा के लिए निकाल कर फेंक दूंगी। रणविजय सिर्फ और सिर्फ मेरा है, उस पर सिर्फ मेरा हक है। यह कहते हुए किसी को कॉल करती है। क्या रणविजय और आकृति एक हो पाएंगे या फिर मोनिका इन दोनों को कर देगी अलग? उसके लिए आपको सुनना पड़ेगा कहानी का अगला भाग। कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा।